अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी बायोलॉजी की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक है। ये डिस्कवरी किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं थी, बल्कि ये मल्टीपल की डिस्कवरीज का रिजल्ट थी, जिन्हें आखिर में वाटसन और क्रिक ने ब्रिलियंटली कंबाइन किया। इस लेक्चर में हम इस साइंटिफिक एविडेंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि किस तरह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल डिस्कवर हुआ और इसके अहम फीचर्स क्या हैं। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने पहली मर्तबा एक न्यू केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया। ये केमिकल सब्सटेंस इसने वाइट ब्लड सेल्स यानी पस सेल्स के न्यूक्लियस से हासिल किया। मिशर ने इस सब्सटेंस को न्यूक्लियन का नाम दिया। इसने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियन सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। इस सब्सटेंस में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार गैर मामूली तौर पर ज़्यादा थी। बाद में रिसर्च से ये वाज़ेह हुआ कि यही न्यूक्लियन दरअसल न्यूक्लिक एसिड था, जिसे आज हम डीएनए के नाम से जानते हैं। मिशर की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को यह एहसास दिलाया कि न्यूक्लियस में मौजूद ये सब्सटेंस बहुत स्पेशल है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आखिर ये सब्सटेंस किस चीज़ से बना है। इस सवाल का जवाब रिसर्चर्स को न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझने की तरफ ले गया। डीएनए या न्यूक्लिक एसिड दरअसल एक पॉलीमर है, और पॉलीमर वो मॉलिक्यूल होता है जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हो। डीएनए में ये रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। साइंटिस्ट के लिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझना एक की ब्रेक थ्रू था, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बुनियाद बनी। जब रिसर्चर्स को ये समझ आ गया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो अगला सवाल ये था कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर न्यूक्लियोटाइड तीन बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले एक पेंटोज शुगर जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है। दूसरा कंपोनेंट एक नाइट्रोजनस बेस होती है। तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों मिलकर डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस की। डीएनए बेसिस को स्ट्रक्चर की बुनियाद पर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को कहते हैं प्योरीन्स। प्योरीन्स में लार्ज साइज बेसिस आती हैं और इनका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में दो प्योरीन्स पाए जाते हैं, एडनिन और गुआनिन। दूसरी कैटेगरी है पैरिमिडीन की। पैरिमिडीन स्मॉलर बेसिस होते हैं, इनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में थायमीन और साइटोसिन होते हैं। ये साइज का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए में हमेशा एक प्योरीन के साथ पैरिमिडीन आता है, जिसकी वजह से डीएनए डबल हेलिक्स की यूनिफॉर्म विड्थ मेंटेन रहती है। अब हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को फास्फोडाइस्टर बांड जोड़ते हैं। ये बांड एक न्यूक्लियोटाइड के 5 फास्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पर मौजूद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से बनता है। इस लिंकेज को फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहा जाता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह कनेक्ट होते हैं, तो एक कंटिन्यूअस चेन बनती है। डीएनए स्ट्रक्चर को समझने में एक बहुत अहम डिस्कवरी एरवन चारागॉफ ने 1940s में की। चारागॉफ ने डीएनए की बेस कंपोजिशन को स्टडी किया और ये ऑब्जर्व किया कि डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमीन के बराबर होती है, और इसी तरह साइटोसिन की मिकदार हमेशा गुआनिन के बराबर होती है। ये ऑब्जर्वेशन बाद में चारगॉफ रूल्स के नाम से मशहूर हुई। चारगॉफ की यह डिस्कवरी डीएनए स्ट्रक्चर को समझने में
एक मेजर क्लू साबित हुई और यही इंफॉर्मेशन बाद में वाटसन और क्रिक ने इस्तेमाल की, जिसकी मदद से डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए कोई न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए। उन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल डाटा को कलेक्ट और एनालाइज किया। वाटसन और क्रिक ने मुख्तलिफ फील्ड्स का नॉलेज कंबाइन किया, जैसे केमिस्ट्री बेसिस और बॉन्ड को समझने के लिए, फिजिक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, डाटा की इंटरप्रिटेशन के लिए, बायोलॉजी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कंसेप्ट के लिए। इसके अलावा उन्होंने क्रिएटिव मॉडल बिल्डिंग अप्रोच यूज़ की और डीएनए के मुख्तलिफ पॉसिबल मॉडल बनाकर उनकी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को टेस्ट किया। इसी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से वाटसन और क्रिक डीएनए का करेक्ट डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज करने में कामयाब हुए। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एग्जिस्टिंग डाटा को इंटेलिजेंटली कंबाइन किया और इस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर मॉडल डेवलप किया। यह मॉडल बेस करता था रोजलिन फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर, जिससे डीएनए की हेलिकल शेप और कांस्टेंट विड्थ का एविडेंस मिला। इसके साथ चारगाफ रूल्स को यूज़ किया गया, जिन्होंने ये कंफर्म किया कि एडेनिन थायमीन के बराबर और साइटोसिन गुआनिन के बराबर होते हैं। मजीद ये कि केमिकल बॉन्डिंग प्रिंसिपल अप्लाई किए, खास तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेसिस की करेक्ट अलाइनमेंट को कंसीडर किया गया और तमाम एविडेंस को इस्तेमाल करके डीएनए का डबल हेलिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया। डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने मुकम्मल तौर पर रिकग्नाइज किया। इसी रिकग्निशन के तौर पर 1962 में डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। ये नोबेल प्राइज़ जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्कन को दिया गया। मॉरिस विल्कन्स का कंट्रीब्यूशन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ में था, जो डीएनए स्ट्रक्चर समझने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि रोजलिन फ्रैंकलिन को ये अवार्ड क्यों नहीं मिला, तो इसकी वजह ये थी कि नोबेल प्राइज़ अवार्ड होने से पहले रोजलिन वफात पा चुकी थी और नोबेल प्राइज़ डेथ के बाद नहीं दिया जाता। इसके बावजूद रोजलिन फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी में आज भी फंडामेंटल और अनडिनाएबल है। यूं ये डिस्कवरी मल्टीपल साइंटिस्ट की ज्वाइंट एफर्ट का रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चरल फीचर्स की। डीएनए दरअसल टू पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, जो एक दूसरे गिर्द ट्विस्टेड होते हैं। ये ट्विस्टिंग डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देती है, जो कि एक स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह नज़र आती है। डीएनए की अहम खसूसियत उसकी एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है। इसका मतलब है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। एक स्ट्रैंड का 5 एंड दूसरी के 3 एंड के सामने होता है। ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन डीएनए की एक्यूरेट रेप्लिकेशन को पॉसिबल बनाती है। डीएनए स्ट्रक्चर सिर्फ ट्विस्टेड नहीं होती, बल्कि ये एक राइट हैंडेड हेलिक्स भी होती है। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब ये है कि जब डीएनए ट्विस्ट करता है तो ये राइट साइड की तरफ रोटेट करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं। इस ट्विस्टिंग की वजह से डीएनए स्ट्रक्चर में दो अनइक्वल स्पेसेस बनते हैं, जिन्हें ग्रूव कहा जाता है। एक ग्रूव वाइड होती है और मेजर ग्रूव कहलाती है, दूसरी नैरो माइनर ग्रूव होती है। ये ग्रुप सिर्फ स्ट्रक्चर फीचर नहीं बनाती, बल्कि फंक्शनैलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, खासतौर पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रेगुलेटरी प्रोटीन, डीएनए को इन्हीं ग्रूव के लिए रिकग्नाइज और बाइंड करती हैं। इसलिए माइनर ग्रूव्स और मेजर ग्रूव जीन एक्सप्रेशन,
रेगुलेशन डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। डीएनए का एक और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर इसकी शुगर फास्फेट बैकबोन है। डीएनए में शुगर फास्फेट बैकबोन हमेशा आउटसाइड की तरफ मौजूद होती है, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ लोकेटेड होती हैं। बैकबोन में अल्टरनेटिवली शुगर और फास्फेट यूनिट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिससे डीएनए की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन बनती है। ये शुगर फास्फेट बैकबोन डीएनए मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और डीएनए को फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। इस स्ट्रॉन्ग बैकबोन की वजह से डीएनए अपनी शेप मेंटेन करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सिक्योरली कैरी करता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि डीएनए की शुगर फास्फेट बैकबोन बाहर की तरफ होती है, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं इन बेसिस की अरेंजमेंट की, जिसे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। डीएनए में बेसिस स्पेसिफिकली पेयर करती हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करती है और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करती है और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बेस पेयरिंग डीएनए लैडर का एक रंग बनाती है, जबकि शुगर फास्फेट लैडर की साइड रेल्स बनाते हैं। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सामने आती है, जिसे यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए कहा जाता है। क्योंकि पेयरिंग हमेशा एक प्योरीन और पैरिमिडीन के दरमियान बनती है, इसलिए डीएनए हर जगह से कांस्टेंट 2 नैनोमीटर डायमीटर कैरी करता है। ये बेस पेयरिंग चारगाफ रूल्स को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि एडेनिन थायमीन और साइटोसिन गुआनिन के बराबर होती है। इसी प्रिसाइज बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली स्टोर और रेप्लिकेट कर पाता है। अब हम डीएनए हेलिक्स की एग्जैक्ट डायमेंशंस को समझते हैं, जो डीएनए स्ट्रक्चर को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करती हैं। डीएनए की 1 कंप्लीट टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। डीएनए में 2 कंसेक्टिव बेसिस के दरमियान 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं और ये प्रिसाइज मेजरमेंट डीएनए के रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर को शो करती है और एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के साथ परफेक्टली मैच करती है। डीएनए स्ट्रक्चर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज को एक्सप्लेन करता है। नाइट्रोजन बेसिस के स्पेसिफिक सीक्वेंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो जीन की फॉर्म में मौजूद होती है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन की वजह से डीएनए एक्यूरेटली रेप्लिकेट कर पाता है और रेप्लिकेशन के दौरान दोनों स्ट्रैंड्स अलग होकर टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करती हैं। डीएनए स्ट्रक्चर प्रोटीन सिंथेसिस के कंट्रोल को एक्सप्लेन करता है कि डीएनए बेसिस ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए में कन्वर्ट होती हैं और ट्रांसलेशन के बाद स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती हैं। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।